गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने YouTube चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने व्हाइट स्टोन सेतु और मीटर सेतु के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पोटेंशियोमीटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है विभवमापी। तो अब देखो, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या कर सकता है या ये क्या करता है। देखो, विभवमापी, इसका मतलब एक ऐसा उपकरण जो विभव या विभवांतर का क्या करता है, मापन करता है, वो क्या कहलाता है, विभवमापी। तो विभवमापी की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसी डिवाइस जो विभव या विभवांतर का क्या करती है, मापन करती है, वो क्या कहलाती है, विभवमापी। तो अब केवल ये विभव और विभवांतर का मापन ही नहीं करती, इसके अलावा ये सेल के विद्युत वाहक बल का भी मापन करती है। और जहां मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि विद्युत वाहक बल तो केवल इसको नाम दिया गया, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे या पुराने टाइम में सबको यही लगता था कि बैटरी फोर्स लगा रही है, लेकिन बाद में पता चला कि ये फोर्स ना होकर क्या है, एक टाइप का विभवांतर है। इसलिए विभवमापी विभव मापता है और सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में भी जानकारी देता है। इसके अलावा इसकी सहायता से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं और सेल का अलग प्रतिरोध भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं। दो सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी इसके द्वारा कर सकते हैं। तो विभवमापी क्या करता है, इसकी सहायता से हम विभव या विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, अलग प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया है कि जो एमीटर है वो धारा को मापता है और जो वोल्ट मीटर है वो किसको मापता है, वो मापता है विभव या विभवांतर को। साथ में मैंने ये भी बताया था कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाएंगे, सीरीज यानी श्रेणी क्रम में, और वजह भी बताई थी कि हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जो धारा का मान होता है वो श्रेणी क्रम में क्या रहता है, समान। इसलिए एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में आप कनेक्ट करोगे और वोल्ट मीटर को किस में लगाओगे, आप पैरेलल में यानी समांतर क्रम में। अब आप पूछोगे कि सर क्यों, तो देखो, जिस प्रकार श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है उसी प्रकार समांतर क्रम में क्या समान रहता है, विभव। इसलिए वोल्ट मीटर को आप हमेशा समांतर क्रम में कनेक्ट करोगे, एमीटर को हमेशा किस में करोगे, श्रेणी क्रम में। अब आप कहोगे कि सर जब वोल्ट मीटर भी विभव या विभवांतर मापता है तो हमें विभव मापी की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्वेश्चन क्या बना आपके दिमाग में कि सर जब वोल्ट मीटर से विभव मापा जा सकता है तो हम विभव मापी से क्यों मापे। और अगर आपने विभव मापी लैब में देखी हो तो विभव मापी में होता क्या है कि एक लकड़ी का तख्ता होता है, उसके ऊपर कुछ वायर्स कनेक्ट रहते हैं, तो ये काफी बड़ा भी हुआ है उपकरण। तो इसके अलावा जो वोल्ट मीटर है वो तो छोटा सा उपकरण है, उसको हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो फिर हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने विभव मापी काम में लिया, वोल्ट मीटर नहीं काम में लिया। तो देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि सपोज दैट ये कोई वायर है जिसमें 5 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है और जो इस वायर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है कितना, 5 एम्पीयर, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 ओम। तो क्या मैं वोल्टेज पूछ सकता हूं या विभवांतर की वैल्यू आप बता सकते हो ओम के नियम से। ओम ने क्या कहा कि V इज इक्वल टू आई आर। तो बताओ I की वैल्यू कितनी है, 5, R की कितनी है, 2। तो बताओ विभवांतर कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अब देखो, इसी विभवांतर को मैं वोल्ट मीटर की सहायता से मापता हूं। तो मैंने क्या कहा, वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगाओगे आप, समांतर क्रम में। तो यहां पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे करंट आ रही है, तो अब करंट को दो मार्ग मिल गए, एक तो ऊपर की साइड में और एक ही साइड में। तो करंट दोनों साइड जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग वायर। तो मान लो कि इसके पास 1 एम्पीयर करंट गया, कितना गया, 1 एम्पीयर। तो मुझे बताओ इस वायर में कितना करंट आएगा। तो देखो, आप लगाओ संधि नियम। संधि क्या होती है कि जहां 2 या 2 से अधिक वायर मिलते हैं, तो 1, 2 और 3। तो इसको अगर मैं ए बिंदु मानूं तो क्या ए बिंदु नोड हो सकता है, 8 नोड ए। तो क्या होता है कि आने वाली धारा को कैसा लेना है, प्लस। तो 5 एम्पीयर आ रहा है तो प्लस, 1 एम्पीयर जा रहा है तो -1 एम्पीयर। और आपको नहीं पता कि ये कितना है तो इसको मैं आई दे देता हूं, आई भी क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहां से आई का मान कितना आ जाएगा,
4 एम्पियर। ऐसे देख लो यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर ऊपर चला गया तो इसमें कितना बचा 4 एम्पियर। तो जो नया करंट है आप I डैश कितना हो गया 4 ओम, R तो वही है, अगर मैं इसको R डैश बोलूं तो 2 ओम। तो अब जो आपने विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा जो विभव मापा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 × 2 8 वोल्ट। अब मुझे बताओ जब एग्जैक्ट वोल्टमीटर की वैल्यू तो कितनी आ रही थी, विभवांतर कितना आ रहा था 10 वोल्ट, बट जब आपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो विभवांतर कितना आया 8 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टमीटर आपको विभवांतर का यथार्थ मान नहीं देता। यथार्थ का मतलब होता है शुद्ध मान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि देखो वायर इसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, बट जब आपने इससे वोल्टमीटर कनेक्ट किया तो इसका विभवांतर कितना आया 8 वोल्ट। इसका मतलब ये वोल्टमीटर कभी भी विभवांतर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, इसलिए हम विभव मापी का उपयोग किया जाता है। विभव मापी क्या करेगा, वोल्टेज का एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो इसकी वजह क्या हो गई कि सर हम वोल्टमीटर का उपयोग क्यों नहीं करते, विभव मापी का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसकी वजह यह है कि जब आप वोल्टमीटर को कनेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, परिपथ में से कुछ धारा ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण आपको एग्जैक्ट विभव की मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, विभव मापी का। अब देखिए विभव मापी की स्ट्रक्चर, कि विभव मापी कैसा दिखता है। तो विभव मापी में क्या होता है, एक लकड़ी का तख्ता होता है और उसके ऊपर 8 से 12 मीटर की लेंथ का वायर कनेक्ट होता है। अब आपको पता है 8 से 12 मीटर लेंथ का अगर आप वायर लेते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस लकड़ी का जो तख्ता होता है उसके ऊपर एक पेंच लगा होता है जिसको बिंदु हम ए मान लेते हैं, और इससे वायर इस प्रकार कनेक्ट रहते हैं। और यहां पे एक दूसरा पेंच होता है जिसको हमने बिंदु क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। अब वायर को हमने इस प्रकार किया, इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि अगर हम 10 मीटर 8 मीटर 12 मीटर का वायर लेते तो वो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए हमने क्या किया कि उसे एक एक मीटर के टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, जिससे आप देखो ये छोटा हो गया, क्योंकि एक अगर वायर आप 10 मीटर का लेते हो तो बहुत लंबा वायर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस वायर को इस प्रकार हम क्या करते हैं, एक एक मीटर के वायरों में कनेक्ट मतलब तोड़ देते हैं। तो यह है विभव मापी का स्ट्रक्चर। क्या होता है, इसमें एक लकड़ी का तख्ता होता है, इस पे 8 से 10 मीटर लंबा वायर होता है, वो सर्पिलाकार आकार में आप इस प्रकार कनेक्ट कर लेते हो। तो यह है विभव मापी। जहां पे दो बिंदु होते हैं, जहां पे पेंच कसे हुए हैं, इसको हमने बिंदु ए नाम दे दिया, इसको हमने बिंदु कौन सा नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। यह है इसकी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब मुझे बताओ, मैंने क्या कहा कि आप एक लकड़ी का तख्ता लो और उस पे 8 से 10 या 12 वायर कनेक्ट करो। तो जब हम सर्किट बनाएंगे एग्जाम में तो फिर तो हम एक ही डायग्राम बना पाएंगे। अगर इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में बनाएंगे। हम एक बिंदु ए ले लेंगे और एक बिंदु क्या ले लेंगे, बी। तो अब ये क्या है, ए बी, यह है विभव मापी तार, जो आपको मैंने अभी अभी दिखाया था ना कि एक लकड़ी का तख्ता है, उसके ऊपर एक पेंच ए है और दूसरा पेंच क्या है, बी। तो हमने क्या किया कि इन सब वायर को एक ही वायर से शो कर दिया। तो ये क्या हो गया, ए बी एक विभव मापी वायर है। अब इसके साथ हम क्या कर देते हैं, कोई बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे कोई कुंजी लगा देते हैं, और यहाँ पे होता है धारा नियंत्रक। क्या होता है, धारा नियंत्रक। और ये जो आपको सर्किट बना है इसको बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी सर्किट। हिंदी में इसको बोला जाता है प्राथमिक परिपथ। तो अब देखिए, हम विभव मापी के बारे में जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें हमें हमेशा प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करना होगा। प्राइमरी सर्किट में होता क्या है कि एक वायर होता है जिसको हम विभव मापी तार बोलते हैं, इसके साथ हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक कुंजी कनेक्ट कर देते हैं और एक धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या कर सकता है, ये धारा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसको बोला जाता है धारा नियंत्रक। ये क्या है, कुंजी है। ये कोई बैटरी या सेल है जिसका विद्युत वाहक बल Ep है। Ep का मतलब ई प्राइमरी। तो ये कौन सा सेल हो गया, प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। तो ये जो सर्किट है वो तो आपको हर एक डेरिवेशन में विभव मापी के सिद्धांत या कोई भी जो डेरिवेशन हो उसमें आपको ये सर्किट तो बनाना ही है। तो यह है प्राथमिक सर्किट। अब मुझे बताओ कि मैं मान लेता हूं कि ये जो आपको वायर दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस R है।
तो यहाँ अगर मैं करंट का मान पूछूं कि बताइए करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट का फॉर्मूला ओम के नियम से क्या होता है, V अपॉन या R। तो यहाँ बताइए वोल्टेज कितना है, देखो इस सेल क्या इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, EP अपॉन R। R क्या होता है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ एक वायर है जिसका प्रतिरोध कितना है R, और यहाँ धारा नियंत्रक का प्रतिरोध होता है RH, और इस सेल का खुद का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल r से। अगर आप दर्शाना चाहो तो यहाँ से छोटा सा r आप दर्शा सकते हो। तो मुझे बताओ R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालना चाहूं तो एक इस तार का प्रतिरोध कितना है R, धारा नियंत्रक का कितना है RH, आंतरिक प्रतिरोध कितना है R। तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, एक ही वायर है, इसलिए यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 क्या है, जो आपने विभव मापी तार लिया उसका प्रतिरोध है, RH क्या है, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है, और स्मॉल r किसका प्रतिरोध है, सेल का। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, EP अपॉन R प्लस RH प्लस स्मॉल r। अब अगर मैं वोल्टेज निकालना चाहूं तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। तो देखो ये रही I की वैल्यू, और प्रतिरोध कितना लिया है वायर का R। तो क्या आ जाएगा, EP अपॉन R प्लस RH प्लस R इंटू R। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूं कि EP क्या है, कि जो आपने बैटरी या जो सेल लिया है उसका विद्युत वाहक बल है, कैपिटल R वायर का प्रतिरोध है, RH धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है, स्मॉल r सेल या बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल R वायर का क्या है, प्रतिरोध है। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया V का। अब देखो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। एक छोटा सा वर्ड होता है जिसको हम अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि इस वायर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और इस वायर की लेंथ कितनी है L। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि L लंबाई पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। तो अगर मैं एकांक लंबाई का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो बताओ वो V अपॉन L नहीं आ जाएगा, या एकांक लंबाई पर पोटेंशियल जो ड्रॉप होती है वो क्या हो जाएगी, V अपॉन L, और यही कहलाती है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्या आ गई कि एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव पतन विभव प्रवणता कहलाती है। तो विभव प्रवणता की डेफिनेशन क्या हो गई कि एकांक लंबाई पर जो विभव पतन है वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। इसको हम और डिटेल से समझते हैं। तो अक्ष का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V अपॉन L। बताओ V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, L का मात्रक मीटर भी हो सकता है या क्या हो सकता है, सेंटीमीटर। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो कभी कभार पूछा जा सकता है कि विभव प्रवणता को परिभाषित करते हुए उसका मात्रक लिखिए। तो विभव प्रवणता क्या है कि एकांक लंबाई पर उत्पन्न जो विभव पतन है वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। तो देखिए इसको हम और डिटेल से समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे मान लो कि वोल्टेज की वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि जो मेरा विभव पतन है, जो विभव प्रवणता है वो है 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आप विभव कितना कम हो रहा है, 0.1 वोल्ट हो रहा है पर सेंटीमीटर कम। तो अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं और 5 सेंटीमीटर पर मैं आपको पूछूं कि बताओ कितना विभव परिपतन हुआ, तो बताओ 1 सेंटीमीटर पर कितना हो रहा है, 0.1 वोल्ट। तो 5 सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, आप 0.1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 वोल्ट। तो 5 सेंटीमीटर पर यहाँ 10 वोल्ट था और विभव पतन कितना हो गया, 0.5। तो यहाँ विभव कितना आया, 9.5। इसी प्रकार अगर मैं और 5 सेंटीमीटर आगे चला जाऊंगा तो यहाँ विभव कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। तो देखो जैसे जैसे लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे जो ये विभव का मान है वो चेंज नहीं हो रहा, यस और नो। यानी ये विभव क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यहाँ विभव पतन, और अगर आप 5 सेंटीमीटर आगे चलोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8.5, और 5 सेंटीमीटर तो 8। तो देखो वोल्टेज आप जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जा रहे हो वोल्टेज में चेंज होता जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ से यह बोल सकता हूँ कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कि जैसे जैसे आप लेंथ कम करते जा रहे हो या लेंथ इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे वोल्टेज भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और यही है विभव मापी का सिद्धांत। तो विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है कि विभव मापी के जो तार का विभव पतन है वो लंबाई के साथ चेंज होता रहता है, यही है विभव मापी का सिद्धांत। अब इसको हटाओगे तो एक नियतांक लगाओगे अक्ष, जिसको क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता। तो V बराबर क्या आ गया, XL। यहां से अगर मैं अक्ष निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, V अपॉन L।
तो जो ये V बराबर XL है वो क्या है, वो है विभवमापी का सिद्धांत। तो विभवमापी का सिद्धांत क्या हुआ कि विभवमापी तार पर जो विभव का पतन होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और देखिए यहां पर अगर सेल कनेक्ट होता तो V ना होके क्या आ जाता, E बराबर XL। तो ये दोनों ही होते हैं, E बराबर XL भी हो सकता है और V बराबर XL भी हो सकता है। E बराबर XL कब होगा, जब सेल से आप धारा नहीं लोगे, और जब आप सेल से धारा लोगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर XL। यह है विभवमापी का सिद्धांत और ये होता है प्राथमिक सर्किट। अब देखिए हमने अभी तक प्राइमरी सर्किट पढ़ लिया है। प्राइमरी सर्किट में आप क्या करते हो, एक विभवमापी वायर लेते हो जिसको ये भी नाम दिया गया है, इसके साथ आप एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हो जिसका विद्युत वाहक बल EP होता है, इसके साथ एक कुंजी लगा देते हो और एक धारा नियंत्रक लगा देते हो जिसका प्रतिरोध कितना होता है, RH होता है। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी सर्किट की। सेकेंडरी को हिंदी में बोला जाता है द्वितीयक परिपथ। अब देखो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि विभवमापी किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल बता सकता है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकता है, आंतरिक प्रतिरोध बता सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जिस भी सेल का हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका पॉजिटिव सिरा हमेशा इस सेल या बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि इस बैटरी का जो आप जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हो उसका पॉजिटिव सिरा हमेशा क्या होना चाहिए, जो प्राथमिक परिपथ में आपने सेल ले रखा है उसके पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट होना चाहिए। अगर नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। अब इस माइनस सिरे के साथ जुड़ा रहता है गैल्वेनोमीटर, अर्थात धारा मापी जो धारा का मापन करता है, और इसके साथ जुड़ी रहती है एक जॉकी। जॉकी को बोला जाता है विसर्पी कुंजी। अब हम क्या करेंगे, इस विसर्पी कुंजी को इस जो आपने वायर ले रखा है इसके अलग अलग बिंदु पे टच करेंगे तो जहां पे धारा मापी में विक्षेप शून्य आ जाएगा, और विक्षेप जहां शून्य आएगा उसको बोला जाता है नल पॉइंट, शून्य बिंदु। तो आप इसको अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे, जिस पॉइंट पे विक्षेप शून्य आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, समान हो गया। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब इस टाइम बताओ इस सेल से किसी भी प्रकार की कोई धारा ली जाती है क्या, नहीं ली जाती। अब इसका मैं अगर विद्युत वाहक बल ES मान लूं तो मैंने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर XL। तो मैंने क्या कहा था कि आप V बराबर XL तो कब अप्लाई करोगे, जब इस सेल से किसी भी प्रकार की धारा ली जाती है। बताओ मैंने अभी अभी क्या बताया कि इन दोनों सेलों का जो EMF है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं ली जाती। तो यहां से ES बराबर बताओ XL नहीं आ जाएगा। ES क्यों आया, क्योंकि इस सेल से कोई धारा नहीं ली जाती। तो यहां देखो आपको बस दो ही चीजें याद रखनी, इसके सारे टॉपिक आराम से हो जाएंगे। पहला कि अगर परिपथ में केवल सेल कनेक्ट हो, कौन कनेक्ट हो, केवल सेल, तो इसका जो आप विद्युत वाहक बल लिखोगे वो लिखोगे E बराबर XL। अब आप यहां रटोगे नहीं, L की जगह L1 भी आ सकता है, L0 भी आ सकता है, L2 भी आ सकता है, वो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। तो केवल सेल कनेक्ट हो तो क्या आएगा, E बराबर XL। और अगर प्रतिरोध कनेक्ट हो, कौन कनेक्ट हो, प्रतिरोध, तो आप हमेशा लिखोगे V बराबर XL। बस आप दो चीजें याद रखिए, इसके सारे टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएंगे। पहला टॉपिक ये याद रखना है कि परिपथ में अगर सेल कनेक्ट हो तो आप हमेशा फॉर्मूला लगाओगे E बराबर XL, और अगर प्रतिरोध कनेक्ट हो तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, V बराबर XL। प्राइमरी सर्किट में आप हमेशा ये सर्किट कंप्लीट करोगे, इसको प्राथमिक परिपथ बोला जाता है। सेकेंडरी सर्किट की खासियत क्या है कि जो यहाँ पे आप सेल ले रहे हो उसका पॉजिटिव सिरा हमेशा जो आपने प्राथमिक परिपथ में जो सेल या बैटरी ले रखी है उसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव गैल्वेनोमीटर की सहायता से किससे कनेक्ट हो जाएगा, विसर्पी कुंजी से। तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभवमापी का मानकीकरण। क्या है, विभवमापी का मानकीकरण। तो देखो मानकीकरण क्या होता है, मानकीकरण होता है कि विभवमापी द्वारा मानक सेल के लिए विभव प्रवणता ज्ञात करना विभवमापी का क्या कहलाता है, मानकीकरण। तो विभवमापी का मानकीकरण का मतलब क्या है कि विभवमापी द्वारा मानक सेल के लिए विभव प्रवणता ज्ञात करना। अब आप कहोगे कि सर ये मानक सेल क्या होता है, तो मानक सेल की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दी जाती है कि वह सेल
जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत रहे। कितने समय तक? लंबे समय तक, यानी काफी टाइम तक अगर विद्युत वाहक बल उस सेल का कन्वर्ट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मानक सेल। मानक सेल के रूप में हम मोस्टली कैडमियम या डेनियल सेल का उपयोग करते हैं। कैडमियम का विद्युत वाहक बल 1.0186 और इसका होता है 1.08। तो ये होता है कैडमियम और ये होता है डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल। तो मानक सेल की डेफिनेशन क्या हो गई कि वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक क्या हो? परिवर्तित ना हो। अब हमें क्या करना है? इसका मानकीकरण। तो मैंने क्या कहा था कि विभव मापी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक पूछे तो सबसे पहले आप प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करोगे। तो प्राइमरी सर्किट में क्या होता था कि एक विभव मापी तार होता था जिसको आप एबी बोलते थे। इसके साथ आप क्या करते थे? बैटरी कनेक्ट करते थे और इसके साथ कुंजी, और साथ में ही आप क्या कनेक्ट करते थे? धारा मापी। इस कुंजी को के नाम दे दो, प्लस माइनस। अब मुझे बताओ आपको क्या करना है? किसी सेल, मानक सेल का क्या ज्ञात करना है? विद्युत वाहक बल। तो यहां आप क्या कर दो? वो सेल जोड़ दो जिसका विद्युत वाहक बल या जिसके आपको क्या ज्ञात करनी है? विभव प्रवणता। तो मैंने क्या कहा था कि इस सेल का पॉजिटिव हमेशा ही सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके साथ धारा मापी और इसके साथ कौन जुड़ा रहता है? विसर्पी कुंजी। तो अब मैंने क्या कहा था कि अब आप इस वायर को इस विसर्पी कुंजी को इस वायर पे टच करोगे तो आपको एक बिंदु ऐसा मिलेगा जिस पर क्या हो जाएगा? इनमें विक्षेप क्या आ जाएगा? जीरो। और जिस टाइम पर विक्षेप या जिस बिंदु पर विक्षेप जीरो आएगा उसको नल पॉइंट बोला जाता है। विक्षेप जीरो आने का मतलब क्या है? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। इसका मतलब इस सेल से किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं ली जाती है। तो इसको मैं अगर ई पी नाम दूं और इसको अगर मैं ई नोट नाम दूं तो बताओ क्या यहाँ पे V बराबर XL आएगा या ई नोट बराबर XL आएगा? बताओ इस सेल से किसी भी प्रकार की कोई धारा ली जाती है? नहीं ली जाती, इसलिए यहाँ पे E आएगा। और मैंने अभी आपको दो नियम पढ़ाए थे कि परिपथ में केवल सेल कनेक्ट हो। देखो यहाँ पे केवल सेल ही तो दिख रहा है, बताओ दूर दूर तक आपको प्रतिरोध दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो वहां पे मैंने क्या कहा था? आप E बराबर XL फॉर्मूला लगाओगे। यहां देखो E की वैल्यू कितनी है? E नोट। X तो X ही है और लेंथ मान लो कि मुझे L नोट पर वो बिंदु मिला जहां पर दोनों का विभवांतर क्या हो गया? सेम हो गया। तो क्या आ गया? XL नोट। तो X क्या आ जाएगा? E नोट अपॉन L नोट। तो विभव मानकीकरण क्या होता है कि विभव मापी द्वारा मानक सेल के लिए विभव प्रवणता ज्ञात करना, और हमने मानक सेल के लिए विभव प्रवणता ज्ञात कर ली। यहाँ पे E नोट क्या है? E नोट है मानक सेल का विद्युत वाहक बल और L नोट क्या है? संतुलन लंबाई। तो यह होता है विभव मापी का मानकीकरण। तो कोई भी टॉपिक हो उसमें आप पहले प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट करोगे। सेकेंडरी सर्किट में सेल का प्लस हमेशा प्राइमरी जो सेल है उसके प्लस से कनेक्ट होना चाहिए। अगर सेल जुड़ा हुआ है तो E बराबर XL और अगर प्रतिरोध जुड़ा है तो V बराबर XL। नेक्स्ट टॉपिक देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विभव मापी के अनुप्रयोग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए इसके 3 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग है कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और तीसरा है सेल का अलग प्रतिरोध ज्ञात करना। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं पहले पॉइंट से कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो देखो मैंने क्या कहा था कि विभव मापी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए ना तो सबसे पहले तो आपको प्राइमरी सर्किट कंप्लीट करना है। प्राइमरी सर्किट में होता क्या है? एक वायर होता है AB, इसके साथ आप बैटरी कनेक्ट कर देते हो और इसके साथ कुंजी और इसके साथ धारा नियंत्रक। तो यह सर्किट तो आपको विभव मापी नाम देते ही बनाना है, कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड। तो इसको बोला जाता है प्राथमिक परिपथ। अब देखो कंफ्यूज मत होना, बुक में इस चित्र को इस प्रकार भी बनाया जाता है, तो ये दोनों एक ही बात है। तो आप कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे तो अलग अलग लाइन शो कर रखी है, चाहे तो 2 लाइन से शो करो चाहे 4 लाइन से शो करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो प्राथमिक परिपथ है, ये तो हर एक डेरिवेशन में आपको बनाना है विभव मापी के। अब फिर मैंने क्या कहा था कि द्वितीयक परिपथ आप किस प्रकार बनाओगे कि जिस सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, उसका प्लस सिरा जो आपने ऊपर जो प्राइमरी सेल ले रखा है उसके प्लस से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस के साथ क्या जुड़ता है? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या जुड़ती है? विसर्पी कुंजी। अब इतनी चीज भी आपको कंप्लीट करना है। तो अब देखिए हम इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने देखो प्राथमिक परिपथ कंप्लीट कर लिया कि हमने क्या किया, एक वायर लिया AB, उसके साथ एक सेल या बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक कनेक्ट कर दिया। अब हमें जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको कनेक्ट कर दिया।
उसके प्लस सिरे को प्लस से कनेक्ट कर दिया, माइनस सिरे को धारामापी के साथ हमने किससे कनेक्ट कर दिया, विसर्पी कुंजी से। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, प्रतिरोध बॉक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, प्रतिरोध बॉक्स आपकी ज्योमेट्री बॉक्स की तरह होता है, कुछ इस टाइप का होता है, उसमें अलग अलग प्रतिरोध की कुंजियां लगी होती है, तो आपको जिस कुंजी को आप बाहर निकालोगे वही उसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया, इसमें साथ में क्या जोड़ दी, एक कुंजी जोड़ दी। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि कुंजी K1 को ऑन करता हूं। तो आप जैसे इस कुंजी K1 को ऑन करोगे तो बताओ इसमें करंट आएगा। अब देखो मैं यहां से क्या करता हूं कि एक अनंत प्रतिरोध का प्रतिरोध निकाल लेता हूं, यानी RB से आपने क्या किया, अनंत प्रतिरोध वाली कुंजी निकाल ली। तो अब मुझे बताओ, जब अनंत प्रतिरोध वाली कुंजी निकाल ली, तो जब इस वायर का अगर प्रतिरोध अनंत हो गया तो बताओ इसमें धारा फ्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध ही तो उत्पन्न करता है। तो आपने तो प्रतिरोध को मान अनंत ले लिया, तो बताओ इसमें किसी भी प्रकार की कोई धारा जाएगी, नहीं जाएगी। और मैंने क्या कहा था कि जब आप अगर प्रतिरोध से इसमें से किसी भी प्रकार की धारा नहीं जाती, तो इसका मतलब बताओ यहाँ V आएगा या E आएगा। V तो जब आता है जब हम सेल से धारा लेते हैं, और E कब आता है, जब सेल से धारा नहीं ली जाती। तो जब यहां से आपने अनंत मान का प्रतिरोध निकाल लिया, तो बताओ इसमें किसी भी प्रकार की कोई धारा का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा या V आएगा, E आएगा। तो E बराबर X, और मैं मान लेता हूं कि मुझे ये संतुलन लंबाई L1 लेंथ पर मिली। कितनी लेंथ पे मिली, L1 लेंथ पे। यानी जब आपने इस वायर को, इस कुंजी को अलग अलग बिंदु पे टच किया, तो L1 दूरी पर एक ऐसा बिंदु आया जिस पर इन दोनों का विभवांतर क्या हो गया, समान हो गया, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं ली जाती है। अब मैं क्या करता हूं, पहले तो मैंने इसको ऑन किया था और इसको बंद रखा था। अब मैं क्या करता हूं, इसको ऑन कर लेता हूं, या बुक में इससे लिखा होता है कि हम इसको तो बंद करते हैं और इसको खुला रखते हैं। बंद करने का मतलब आपके पास जो ये कुंजी होती है वो एक स्क्रू टाइप होता है, एक छोटा सा पॉइंट, तो आप यहाँ कनेक्ट कर देते हो तो परिपथ में धारा बहने लग जाती है। तो हमने पहले इसको बंद किया था और इसको खुला रखा था। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, बंद करने का मतलब मैं यहाँ पे कुंजी लगा रहा हूँ, कुंजी लगाऊंगा तो धारा फ्लो होगी। अब हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से एक उपयुक्त मान का प्रतिरोध निकालते हैं, और बताओ जब उपयुक्त मान का या R की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो बताओ प्रतिरोध में से धारा बहेगी। क्योंकि अनंत था इसलिए धारा नहीं जा रही थी, क्योंकि प्रतिरोध आपने मैक्सिमम कर दिया तो धारा फ्लो नहीं हो रहा था। बट अगर आप कुछ निश्चित मान का प्रतिरोध निकालोगे तो बताओ इससे धारा का फ्लो होगा या नहीं होगा, धारा का फ्लो होगा। और अगर धारा का फ्लो हो रहा है तो E ना कि यहाँ पे क्या आएगा, V। और मैं मान लेता हूं कि इस बार मुझे जो लेंथ मिली वो मिली L2 डिस्टेंस पे, तो V बराबर क्या आ गया, XL2। या वही कॉन्सेप्ट जो मैंने क्या बताया था कि अगर सेल कनेक्ट हो तो E आएगा और प्रतिरोध कनेक्ट हो तो क्या आएगा, V। तो देखो वो नियम अप्लाई करते हैं। मुझे बताओ जब मैंने इस कुंजी को बंद कर दिया और इस कुंजी को ओपन रखा, तो बताओ इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह कुंजी ओपन है तो इसका मतलब ये सर्किट कनेक्ट ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि धारा प्रवाह होने के लिए आपको कंप्लीट सर्किट चाहिए। अब मैं इस कुंजी को क्या कर रहा हूं, ऑन रख रहा हूं। ऑन रखने का मतलब ये ओपन है, ओपन होने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई धारा फ्लो नहीं हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे कौन कनेक्ट हुआ, केवल सेल ही तो कनेक्ट हुआ, और सेल के लिए मैंने क्या कहा था, E बराबर XL1 आएगा। अब दूसरी बार आपने क्या किया, इस कुंजी को क्लोज कर दिया। जैसे ही आपने K2 को क्लोज किया, अब धारा का फ्लो होने लग गया, और यहाँ पे देखो कौन जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या कहा था, रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो तो V आएगा, और अगर केवल सेल जुड़ा हुआ हो तो क्या आएगा, E। तो E बराबर XL1 और V बराबर क्या आ गया, XL2। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध। तो आपने अगर करंट में पढ़ा है सेल की प्लेलिस्ट फर्स्ट और सेकंड, तो वहां पे मैंने आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला बताया था, E माइनस V अपॉन V इंटू R। क्या फॉर्मूला बताया था, E माइनस V अपॉन V इंटू R। ये आया कैसे था, तो V का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। तो V की जगह मैं लिख दूंगा IR इज इक्वल टू, तो यहां से IR प्लस R इज इक्वल टू E। आप जब इसको आगे सोल्व करोगे तो R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E माइनस V। या मैं समझा ही देता हूं, V बराबर E माइनस IR। अगर मैं IR का पक्षांतरण करूंगा तो क्या आ जाएगा, E माइनस V। और यहां देखो अगर R निकालूंगा तो E माइनस V अपॉन I, और I को क्या लिखा जा सकता है, V अपॉन R। तो क्या हो जाएगा, E माइनस V अपॉन V इंटू R। अब मुझे बताओ यहाँ पे E की वैल्यू कितनी दी हुई है, XL1, V की वैल्यू XL2 अपॉन V की वैल्यू XL2 इंटू R। तो यहां से क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया आंतरिक प्रतिरोध का,
L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर, ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार का आपको सर्किट कंप्लीट करना है। पहले आप इस कुंजी K1 को बंद करोगे तथा K2 को खुला रखोगे, तो यहाँ परिपथ में धारा बहेगी, तो इन दोनों का विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो उस टाइम यहाँ देखो ये तो कनेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ केवल सेल कनेक्ट है, और सेल कनेक्ट होता है तो ई आता है। और फिर आप क्या करोगे, इस कुंजी को बंद करोगे तो यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ गया, और मैंने कहा था जैसे ही प्रतिरोध दिखे तो आप क्या लिख दोगे, V। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लोगे। टॉपिक है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो पहली बात तो वही प्राथमिक परिपथ कंप्लीट करो। तो ए बी एक विभवमापी वायर है, इसके साथ हमने एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी, कुंजी और धारा नियंत्रक। अब देखो यहाँ पे कितने सेल दिए हुए हैं, दो सेल हो चाहे 4 सेल हो। तो मैंने क्या कहा था कि आपको जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका पॉजिटिव सिरा इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो दोनों के पॉजिटिव एक ही बिंदु से कनेक्ट है, और माइनस सिरे को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दी एक द्विमार्गी कुंजी। क्या लगा दी, द्विमार्गी कुंजी। तो देखो द्विमार्गी नाम से स्पष्ट है, इसमें कितने मार्ग है, 2 मार्ग। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 डॉट लगे होते हैं, एक लकड़ी का तख्ता सा होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ मान लो 1 2 और 3, तो एक तो यहाँ डॉट लगा हुआ होता है और एक यहाँ डॉट लगा हुआ होता है। तो डॉट का मतलब है कि यहाँ पर हम एक कुंजी कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे कुंजी को कनेक्ट कर देंगे, तो फिर हमें इस 3 से मतलब नहीं है। और अगर हम यहाँ कुंजी को कनेक्ट कर देंगे तो ऊपर वाले से मतलब नहीं है। तो द्विमार्गी कुंजी में 2 मार्ग होते हैं। तो अब मुझे बताओ, देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि इस कुंजी K1 को बंद कर देता हूं तथा यहां पर मैं 1 व 2 के मध्य डॉट लगा देता हूं। तो जहां आप डॉट लगा दोगे, ये देखो लैब में ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो यहां पे जैसे ही आप डॉट लगाओगे ना, तो फिर इसका मतलब नहीं रहेगा। किसका मतलब नहीं रहेगा, इस नीचे वाले सेल का मतलब नहीं रहेगा। तो अब मुझे बताओ, या तो केवल कौन कनेक्ट है, सेल कनेक्ट है। तो सेल के लिए क्या आता है, E बराबर XL। तो यहाँ E का मान कितना है, E1, X का मान तो X, और मैं मान लेता हूं कि मुझे संतुलन लंबाई कितने पे मिल रही है, L1 पे। तो E1 बराबर क्या आ गया, XL1। अब मैं क्या करता हूं, इस डॉट को यहां से हटाऊंगा और यहां लगा दूंगा। अब मुझे इससे मतलब नहीं है। तो अब बताओ परिपथ में कौन सा सेल कनेक्ट हो गया, E2 वाला। तो E की जगह तो क्या आ गया, E2, X की जगह X, और लेंथ कितनी आ गई, L2। तो इसको आप दे दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, L1 अपॉन L2। तो ये हो गए 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। ये था सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो पहले तो यहाँ केवल सेल कनेक्ट था, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं था, क्योंकि इस कुंजी को आपने खुला रखा था। तो यहाँ E बराबर XL आ गया, और उसके बाद आपने इस कुंजी को बंद कर दिया, तो देखो यहाँ प्रतिरोध आ गया। और मैंने क्या कहा था कि प्रतिरोध आते ही आप क्या लिखोगे, V। तो V बराबर क्या आ गया, XL2। यहाँ पे देखो प्रतिरोध दूर दूर तक नहीं है, तो क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, XL1 XL2। ये थे 2 अनुप्रयोग। अब देखिए तीसरा अनुप्रयोग। देखिए नेक्स्ट, विभवमापी के अनुप्रयोग चल रहे थे, 2 हो गया था, तीसरा है अलग प्रतिरोध ज्ञात करना। तो अब देखिए इसका इस प्रकार का कुछ सर्किट होता है। अब यहाँ पे भी देखो द्विमार्गी कुंजी है, तो मैंने अभी भी आपको समझाया है। द्विमार्गी कुंजी एक लकड़ी का तख्ता सा होता है, छोटा सा, उस पे क्या होते हैं 1 2 3, और यहाँ पे 2 गैप होते हैं। तो हम गैप में अगर पहले वाले गैप में अगर कुंजी कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें दूसरे वाले गैप से कोई मतलब नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होता। और अगर हम इस गैप में कुंजी को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाता है, उसका कनेक्शन नहीं होता। तो यहाँ देखो, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो यहाँ देखो, अगर आपने इस गैप को कनेक्ट किया ना, तो फिर आप इस सेल को भूल गए थे, और यहाँ पे इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना था, E1। तो आपने E1 बराबर क्या लिखा, XL1। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, डॉट लगाने का मतलब एक छोटी सी कुंजी होती है, तो इस ये जो गैप होता है ना, उसके ऊपर आप इस कुंजी को कनेक्ट कर देते हो। तो यहाँ पे आपने जैसे ही डॉट लगाया, तो मुझे बताओ कि इस डॉट से पहले वाला पोर्शन केवल यहाँ पे तो आपको प्रतिरोध ही दिख रहा है, कैपिटल R। तो केवल एक प्रतिरोध ही कनेक्ट है ना। जैसे यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, तो देखो डॉट से पहले कौन कनेक्ट है, केवल सेल ही तो कनेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया था, E1 बराबर XL1। फिर देख लो यहाँ पे डॉट लगा दिया, इसका मतलब जो डॉट से पहले वाला पोर्शन है केवल वही कनेक्ट है, इस नीचे वाले को आप भूल जाओ। तो मुझे बताओ, जब आप यहाँ पे डॉट लगाओगे, तो देखो इस लाइन से पहले कौन कनेक्ट है, केवल प्रतिरोध R ही तो कनेक्ट है ना। तो बताओ यहाँ पे E आएगा या V आएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर सेल कनेक्ट हो तो E बराबर XL आएगा, प्रतिरोध कनेक्ट हो तो V बराबर क्या आएगा, XL। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, V बराबर XL, और मैं मान लेता हूं कि संतुलन लंबाई कितनी है, L1। तो V बराबर आपके पास क्या आ गया, XL1। अब मुझे बताओ कि सेल से आई धारा आ रही है, इस वायर का प्रतिरोध R है, तो क्या मैं ओम के नियम से
ओम के नियम से V बराबर आई आर लिख सकता हूं, यस और नो? तो जब मैं यहां आई आर लिखूंगा तो आई आर बराबर XL1 नहीं आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो यहां से आई आर का मान कितना आ गया? XL1। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूं, इस डॉट को यहां से हटा देता हूं और डॉट कहां लगा देता हूं? 2 व 3 के मध्य। तो अब देखो जब 2 व 3 के मध्य लगाओगे तो पहले कौन जुड़े हुए हैं? अब देखो ये दोनों ही प्रतिरोध जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बताओ, मुझे क्या बताओ, यहाँ पे E आएगा या V आएगा? V आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो V डेस मान लो इसको बराबर x और मैं लेंथ मान लेता हूं L2। तो बताओ V डेस, इस परिपथ में धारा कितनी आ रही है? I आ रही है। और प्रतिरोध कितना है? तुल्य प्रतिरोध देखो, इसका कैपिटल R स्मॉल r दोनों एक ही वायर से कनेक्ट है, तो श्रेणी हो गया। तो श्रेणी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या आ गया? XL2। अब यहां देखिए I की वैल्यू यहां से क्या जाएगी? XL1 अपॉन R। तो मैं इस I की जगह XL1 अपॉन R लिख सकता हूं। तो XL1 अपॉन R, R प्लस R इज इक्वल टू XL2। अब मैं क्या करता हूं, XL1 का पक्षाघात कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा? R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू XL2। यहाँ गुणा में है तो यहाँ किस में आ जाएगा? भाग में। तो देखो x x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूं। तो R अपॉन R प्लस स्मॉल r अपॉन r इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। अब इसे एक अपक्षाघात कर दो तो r अपॉन r इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस 1। यहाँ इसको आगे सोल्व करो तो r अपॉन r इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1। यहाँ से स्मॉल r कितना आ जाएगा? L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये आ गया अलग प्रतिरोध का। यहाँ जो स्मॉल r है वो क्या है? अलग प्रतिरोध है। तो फॉर्मूला क्या आ गया? L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। तो देखिए अलग प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध में थोड़ा सा फर्क है। आंतरिक प्रतिरोध में यहाँ आ रहा था L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R, और अलग प्रतिरोध में आ रहा है L2 माइनस L1 अपॉन L2 इंटू R। तो जब आपने 1 व 2 के मध्य डॉट लगाया तो केवल कैपिटल R कनेक्ट था, और जब आपने 2 व 3 के मध्य डॉट लगाया तो ये दोनों क्या आ गए? कनेक्शन में आ गए। तो मैंने बताया था सेल कनेक्ट हो तो E बराबर XL, और प्रतिरोध कनेक्ट हो तो V बराबर क्या आना चाहिए? XL आना चाहिए। तो ये थे विभव मापी के अनुप्रयोग। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक, विभव मापी की सुग्राह्यता। तो देखो विभव मापी की सुग्राह्यता क्या होती है? विभव मापी की सुग्राह्यता का मतलब है कि किसी भी सेल का अगर आपको अलग मतलब बहुत कम विद्युत वाहक बल दिया हुआ हो या बहुत कम आपको वोल्टेज दी हुई हो, तो बहुत कम या अलग मान का जो विद्युत वाहक बल है उसको अगर आप विभव मापी से कंपेयर कर मतलब मापन कर पाते हो उसका, तो वो होता है विभव मापी की सुग्राह्यता। तो विभव मापी की सुग्राह्यता का मतलब क्या है कि किसी भी सेल के अलग विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी द्वारा करना क्या कहलाता है? विभव मापी की सुग्राह्यता। और जो विभव मापी की सुग्राह्यता होती है ना, वो विभव प्रवणता के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो सुग्राह्यता क्या होती है? वो होती है विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती। सुग्राह्यता होती क्या है कि अलग विद्युत वाहक बल का मान अगर आप विभव मापी द्वारा ज्ञात कर पा रहे हो तो वो उसकी सुग्राह्यता है, और सुग्राह्यता विभव प्रवणता के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो अब विभव प्रवणता क्या होती है? x बराबर v अपॉन l। तो कभी कभार आ जाता है कि अगर आपको किसी भी सेल विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ानी होगी तो आपको क्या करना होगा? तो देखो क्या करना होगा। पहला केस आपको देखो x को क्या करना है? कम करना है, तभी तो क्या होगा? सुग्राह्यता बढ़ेगी। तो x कम कैसे हो सकता है? x कम होने का मतलब क्या है? मैं l का मान बढ़ा दूं। अगर आप l का मान बढ़ाओगे तो x का मान कम हो जाएगा, और x का मान अगर कम हो गया तो सुग्राह्यता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप क्या करोगे कि तार की लंबाई में वृद्धि करके सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। क्या करके? जो आपने वायर लिया है विभव मापी तार, उसकी अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे तो x का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला तो हमने क्या किया कि L के मान को बढ़ा दिया तो x कम हो गया, और x कम हो गया तो सुग्राह्यता बढ़ गई। दूसरा काम हम ये भी तो कर सकते हैं, देखो वोल्टेज के मान को कम कर दो।
या वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बराबर आई आर। तो अगर मैं धारा का मान कम कर दूं तो देखो अक्स और V तो क्या है, समानुपाती, अक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अक्स कम हो जाएगा तो सुग्राह्यता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में कमी करके सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। क्या किया जा सकता है, सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। तो आपको पूछा जाए कि अगर आपको किसी भी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, तो आप एक तो कहोगे कि जो आपने विभवमापी का जो वायर ले रखा है उसकी लंबाई बढ़ा दो, और दूसरा क्या कर सकते हो कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कम कर दो। और कभी कभार यह भी पूछा जा सकता है कि जो विभवमापी में वो जो वायर होता है वो किसका बना होता है, तो वो जो वायर होता है वो बना होता है मैंगनीज या कॉन्स्टेंटन या किस धातु का बना होता है, यूरेका का। इन्हीं का क्यों बना होता है, क्योंकि इनके अल्फा का मान पॉजिटिव होता है तथा बहुत कम होता है। आप कहोगे सर उससे क्या होगा, देखो उससे यह होगा कि आपने एक रिलेशन पढ़ा था R = R0 1 + अल्फा टी। तो बताओ जब अल्फा का मान बहुत कम होगा तो टेम्परेचर को मैं चेंज करूंगा तो बताओ वो तो नगण्य नहीं हो जाएगा। अरे भाई अल्फा की वैल्यू बहुत कम है तो मैं टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 0.00 है, अब अगर मैं इसका टेम्परेचर 100 बढ़ा दूं, 200 बढ़ा दूं, 300 बढ़ा दूं, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब प्रतिरोध परिवर्तित नहीं हो रहा है। और मैंने क्या कहा था कि एक्सपेरिमेंट में आप जो भी वायर लेते हो उसका टेम्परेचर के साथ प्रतिरोध नहीं बदलना चाहिए। तो पूछा गया कि ये वायर किसका बना होता है, तो मैंगनीज, यूरेका या कॉन्स्टेंटन का। इन्हीं का क्यों बना होता है, क्योंकि इनका अल्फा पॉजिटिव होता है तथा उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम। तो अब देखो एक दो और फॉर्मूले कि x बराबर क्या होता है, V/L। तो देखो मैं V को आई आर नहीं लिख सकता, यस और नो, और R को मैं क्या लिख सकता हूं, ρL/A। तो L से L कैंसिल आउट, तो x का फॉर्मूला क्या आ गया, I/ρ/A। इसके ऊपर आपका एक एग्जांपल है और कुछ क्वेश्चंस भी है। तो x का फॉर्मूला V/L भी हो सकता है, IR/L भी हो सकता है और I/ρ/A भी हो सकता है। जो आपके नोट्स है वो आपको पीडीएफ में कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।